हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस इन कॉमर्स। दिस इज़ पार्ट 2 ऑन द टॉपिक थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम पेपर 2 कॉमर्स। इससे पहले हम पार्ट 1 भी अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं clearnetwithus@gmail.com पर। आप हमें हमारे FB पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। Dash is that a country with a higher capital per worker has a lower capital labor ratio in exports than in imports। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमें कि ऐसी कंट्री जहाँ पर कैपिटल पर वर्कर जो है वो तो हायर है, मतलब आपकी जो कंट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, मतलब आपके पास कैपिटल ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लेबर, इन कंपैरिजन टू वर्कर। लेकिन आपकी जो कैपिटल पर लेबर रेशो है एक्सपोर्ट के मामले में वो लोअर है, मतलब आप एक्सपोर्ट कैपिटल वाले गुड्स नहीं कर रहे हैं, आप लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लियोंटिव पैराडॉक्स, गिफन पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चे, पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स को हम इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जो इकोनॉमिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं या इकोनॉमिक्स के जो भी अजम्पशंस हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ ऐसा अगर हो रहा है तो उसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पैराडॉक्स की मैंने बात करी है। फर्स्ट है जैसे कि गिफन पैराडॉक्स। जैसे कि हमें पता है डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन गिफन ने सजेस्ट करा कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपका डिमांड कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी होता है जो फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन कीन्स ने प्रपोज किया था। उसके बाद एक लियोंटिव पैराडॉक्स भी होता है जिसमें कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA जो है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है वर्ल्ड में, वहाँ उसके पास कैपिटल ज़्यादा है लेकिन जो वो एक्सपोर्ट कर रही है कमोडिटीज़ वो लेबर इंटेंसिव वाले गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है, जो कि कॉन्ट्रारी था किसके, HO थ्योरी के, हेक्सर ओलिन थ्योरी के कॉन्ट्रारी में था। तो इसको हम बोलते हैं लियोंटिव पैराडॉक्स। और एक होता है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, जहाँ पर आपके पास प्लेंटी मतलब यहाँ पर अबंडेंस में आपके पास कोई अगर नेचुरल रिसोर्सेज है अगर किसी कंट्री के पास, तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है, डेमोक्रेसी भी कम है और जो आउटकम्स आ रहे हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। इंस्टेड आपके पास अबंडेंस है नेचुरल रिसोर्सेज का, फिर भी आपकी ग्रोथ वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से अगर आप विकिपीडिया पर भी जाएंगे तो वहाँ पर मोर देन 30 जो है पैराडॉक्सेस अवेलेबल हैं इन इकोनॉमिक्स। तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट इज़ कैपिटल एंड लेबर के ऊपर ये क्वेश्चन था हमारा, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ लियोंटिव पैराडॉक्स। उनकी जो स्टेटमेंट यही थी कि USA में कैपिटल इंटेंसिव, USA जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है बट फिर भी जो एक्सपोर्ट USA कर रहा था वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को कर रहा था। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2, Ricardo comparative cost advantage theory is based upon labor theory of value, theory of diminishing return, opportunity cost theory और theory of variable returns। our answer is option A, labor theory of value। हमने इसके बारे में लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में डिटेल में पार्ट 1 में भी देखा था, तो प्लीज़ उसके लिए आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज़ ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल डिमांड कर्व। इनमें से किस कर्व को हम रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहते हैं? तो आंसर है बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑफर कर्व। ऑफर कर्व को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल डिमांड कर्व। थोड़ा सा मैं आपको ऑफर कर्व के बारे में बता देती हूँ। ऑफर कर्व क्या शो करता है कि वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है उसकी जो क्वांटिटी है जो आप एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं
बट उसके ऑफ़र में आप अनदर क्वांटिटी ऑफ अदर प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करेंगे, तो एक के बदले एक तरह से ऑफ़र हो गया। तो ये जो है एजवर्थ ने एंड मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन करने के लिए, और ऑफर कर्व को ही हम रेसिप्रोकल डिमांड कर्व और इंटरनेशनल डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है, हु प्रपोज दिस ऑफर कर्व, एजवर्थ एंड मार्शल, और ऑफर कर्व इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल डिमांड कर्व और इंटरनेशनल डिमांड कर्व। तो बच्चे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डेवलप बाय वर्नन। रेमंड वर्नन ने एक पीएलसी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस दी हैं, तो उसके सीक्वेंस क्या है। तो उन्होंने जो 3 स्टेजेस डिफाइन करी हैं बच्चे, उसमें सीक्वेंस नंबर 1 पर आती है आपकी न्यू प्रोडक्ट स्टेज। पहले प्रोडक्ट आप इनोवेटिव कोई आइडिया लेकर आते हो, प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। देन सेकेंड पर आती है मेच्योरिटी स्टेज, आप मेच्योर हो जाते हो, डेवलप हो जाते हो, अब आप एक्सपोर्ट भी करने लग जाते हो। देन थर्ड नंबर पर आती है स्टैंडर्डाइज, अब आपका प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड हो चुका है, कॉमन हो चुका है। तो 3, 1 एंड 2, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 पहले न्यू प्रोडक्ट स्टेज, देन मेच्योरिटी प्रोडक्ट स्टेज, देन हमारा क्या है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज। क्लियर। रेमंड वर्नन ने दी थी ये 1960s में, पार्ट 1 में भी डिस्कस करा था ये हमने। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच थ्योरी स्टेट्स दैट अ कंट्री विद कैपिटल अबंडेंसी, अगर आपके पास कैपिटल अबंडेंस में है, विल एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, वाइल लेबर अबंडेंट कंट्रीज विल एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। जिसमें आपकी ज़्यादा अबंडेंसी है वही आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये थ्योरी हमें दी थी हेक्सर एंड ओहली ने। कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो कैपिटल एक्सपोर्ट कीजिए, लेबर अबंडेंट कंट्री है तो लेबर एक्सपोर्ट कीजिए। हेक्सर ओहलिन ने ये प्रपोज करी थी बच्चे, और इसके कॉन्ट्ररी में क्या था, लियोंटिफ पैराडॉक्स। देन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 विल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग टेबल। तो हमें इस टेबल को रीड करना है एक बारी। ये टेबल हमें क्या शो कर रही है, कितना लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं, कितने लेबर हमें रिक्वायर्ड हैं, लेबर आवर्स मतलब जो वर्कर हमें रिक्वायर्ड हैं टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। स्पेन में अगर ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 4 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, 4 घंटे लेबर के, और शूज़ के लिए 6 आवर्स, और इंग्लैंड में 6 आवर्स रिक्वायर्ड ऑफ लेबर एंड 4 आवर्स ऑफ शूज़। तो हमारा जो क्वेश्चन है 6, स्पेन का एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है, ऑयल, शूज़, बोथ या नन। हम वापस जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। अगर हम स्टेटमेंट को टेबल को अपनी ध्यान से देखें बच्चे, स्पेन में 1 यूनिट ऑफ ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए 4 घंटे लगते हैं लेबर के, और इंग्लैंड में लगते हैं 6 आवर्स लग रहे हैं, वहाँ 4 आवर्स लग रहे हैं। तो स्पेन का जो एडवांटेज कहाँ पर है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो है ऑयल में। ठीक है, ऑयल तो है आपका ऑप्शन करेक्ट। देन देखते हैं, हो सकता है बोथ भी करेक्ट हो। स्पेन को यहाँ लग रहे हैं शूज़, 1 यूनिट ऑफ शू प्रोड्यूस करने में 6 आवर्स, और इंग्लैंड को लग रहे हैं 4 आवर्स, तो यहाँ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑयल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लैंड हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। इंग्लैंड का कहाँ एब्सोल्यूट एडवांटेज, हाँ जी, इंग्लैंड का कहाँ एब्सोल्यूट एडवांटेज है बच्चे, देखेंगे टेबल को एक बार फिर से। इंग्लैंड का एब्सोल्यूट एडवांटेज है शूज़ में। ठीक है, क्योंकि स्पेन में 6 आवर्स लग रहे हैं और इंग्लैंड को 4 आवर्स लग रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, शूज़। देन क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कंट्रीज वुड ट्रेड विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। एक दूसरे के साथ कैसे ट्रेड करेंगे, जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा वो वही एक्सपोर्ट करेगा और अदर प्रोडक्ट को वो इंपोर्ट करेगा। तो स्पेन का बच्चे ऑयल में था तो वो ऑयल को एक्सपोर्ट करेगा, शूज़ को इंपोर्ट करेगा। बाकी के ऑप्शंस अगर देखें, नो ट्रेड तो नो, शूज़ एक्सपोर्ट करेगा सी ऑप्शन में स्पेन, और इंपोर्ट करेगा ऑयल नो।
इटली जो है एक्सपोर्ट करेगा ऑयल, इंपोर्ट करेगा शूज़? नो। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्पेन जो है ऑयल को एक्सपोर्ट करेगा और शूज़ को इंपोर्ट करेगा। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से एक या दो या हो सकता है ऑल स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हों। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी लुक्स एट एब्सोल्यूट प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस, राइट, ट्रू है ये हमारा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी लुक्स एट एब्सोल्यूट प्रोडक्टिविटी थ्योरी, राइट। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी लुक्स एट रिलेटिव प्रोडक्टिविटी डिफरेंस, नो, ये रॉन्ग हो गई है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी लुक्स एट एब्सोल्यूट प्रोडक्टिविटी डिफरेंस, नो। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी लुक्स एट रिलेटिव प्रोडक्टिविटी डिफरेंस, राइट। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ ने दी थी, वो एब्सोल्यूट डिफरेंसेस को देखती है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है वो डेविड रिकार्डो ने दी थी और ये रिलेटिव प्रोडक्टिविटी डिफरेंस को देती है। ऑप्शन 1 एंड 4, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चे। 1 एंड 4 ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी? तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए हैं। 2 कमोडिटी और 2 कंट्री फ्रेमवर्क, राइट। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। कंट्रीज आर ड्रिवन बाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, राइट। एंड लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ये तो सभी सही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल, ये सभी अजम्पशंस जो थे डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए आज की वीडियो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लर्निंग।